देखिए, पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात पे किसी तरीके की कोई टिप्पणी करे। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? लगातार खबर आ रही है कि इमरान खान को मरवा दिया गया। वहाँ के जो मुनीर हैं उनको सारी उम्र के लिए तीनों आर्मीज का हेड बना दिया गया। वो कैसे ये इल्ज़ाम भारत पे या किसी भी देश पे लगा सकते हैं? लेकिन राम मंदिर पे जो झंडा फहराया गया वो एक धार्मिक मामला है। इस पे एतराज़ हो सकता है किसी को भी कि देश के प्रधानमंत्री को एक प्रधानमंत्री की हैसियत से झंडा ना फहराकर किसी धार्मिक आदमी को झंडा फहराना चाहिए था। देश सेकुलर है, लेकिन पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि इस पे कोई सवाल खड़ा करे। लेकिन सर, प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति का भी एक धर्म होता है। व्यक्ति का एक धर्म होता है बिलाशुबा, लेकिन प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है। वो अगर राम मंदिर पे झंडा फहराते हैं, कल को अगर मस्जिद वाले कहें कि हमारे यहाँ झंडा फहराइए, आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं। गुरुद्वारे वाले कहें कि हमारे यहाँ भी झंडा फहरा दीजिए, चर्च वाले कहें हमारे यहाँ भी फैला दीजिए, तो क्या ये संभव है? चूंकि प्रधानमंत्री तो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। संविधान सेकुलर है। हुकूमत कैसे की जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखना चाहिए कि सेकुलर मुल्क में सेकुलर संविधान के अंदर किस तरीके से हुकूमत चलाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान खुद इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। पाकिस्तान का ये आरोप भारत पर कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। मैं पहले कह चुका, पाकिस्तान को कोई हक नहीं पहुंचता है। पाकिस्तान के अंदर न डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके के हालात हैं उनको तो डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ तलाश किया जाए तो नहीं मिलेगा। तानाशाही से भी 2 कदम आगे हैं वो लोग। पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि वो भारत के किसी भी मामले के अंदर किसी तरीके का कोई सवाल उठाए। फिर आप लोग कहेंगे कि भाजपा इस तरह की आवाज उठाती है या इस तरह की खबरों को हवा देती है, लेकिन स्थिति तो कांग्रेस रूल कर्नाटका में जो है वो पार्टी के अंदर से जिस तरह की आवाजें आ रही है, इससे पता चल रहा है कि कर्नाटका में सब चीज ठीक नहीं है। लीडरशिप मिलने को टाइम नहीं दे रहे हैं। एक सीएम की कुर्सी होती है, उस पर दावे कई किए जा रहे हैं। देखिए, कर्नाटका के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसको हवा ज्यादा दी जा रही है। कप बाहर से बहुत गर्म है, कप के अंदर की चाय इतनी गर्म नहीं है। लेकिन फिर भी कर्नाटका की इस समस्या को जल्द अज जल्द हाईकमान को निपटाना चाहिए। लेकिन डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं कि 29 तारीख को सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो इंतजार करें, उनसे राहुल गांधी जल्द बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आला कमान, मतलब वो खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जल्द इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। एक फार्मूले की बात की जाती है जो 2023 में की गई थी, 50-50 फार्मूला। इतनी सारी बातें हैं, तो फिर कब बाहर से भी गर्म है, कब अंदर से भी गर्म है? देखिए, हर पार्टी के अंदर जहां सत्ता होती है इस तरीके की समस्याएं पैदा होती रहती हैं। आपने नहीं देखा कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ है? क्या वसुंधरा राजे इत्तफाक करती थी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है? बीजेपी के अंदर भी ये होता रहा है। तो कांग्रेस के अंदर अगर ऐसा हो रहा है, उसे निश्चित तौर से सॉर्ट आउट करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी क्या ये राहुल गांधी की नहीं है? चूंकि आपने देखा इससे पहले भी कई राज्यों में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? रोज की खबरें, रोज की खटपट और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए मुलाकात। देखिए, ये जिम्मेदारी पूरी हाईकमांड की है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब को इस मामले को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। कांग्रेस में हाईकमान का मतलब कांग्रेस अध्यक्ष होता है? निश्चित तौर से किसी भी पार्टी के अंदर हाईकमान प्रेसिडेंट से बड़ा कौन होता है? जो भी होते हैं, राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, हम सबके नेता हैं,
लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं। लेकिन खुद तो वो ऐसा दावा नहीं कर पाते हैं। उनका खुद का बयान है कि हाईकमान फैसला लेंगे। फिर दूसरे दिन उन्होंने उस बयान को ठीक किया कि हाईकमान मतलब हम और राहुल जी सोनिया जी मिलकर। तो हाईकमान का मतलब ही डिफाइन नहीं है कांग्रेस में। देखिए ऐसा नहीं है, उनकी बात ठीक है। आप राहुल गांधी को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मास लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष नड्डा साहब हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जब आप कहेंगे बीजेपी के हाईकमान, तो उसमें नड्डा साहब भी आएंगे, मोदी साहब का नाम भी आएगा, अमित शाह जी का भी आएगा। तो आपको लगता है कि जैसा खड़गे साहब ने कहा कि हम तीनों बैठने वाले हैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, तो मुद्दा सुलझा लिया जाएगा या नया सीएम आपको लगता है देखने को मिलेगा कर्नाटका को, जो फार्मूला है? क्योंकि एक बोकालिंगा मठ के धर्मगुरु ने यह जताया है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री अब बनना चाहिए, क्योंकि डीके शिव कुमार की बोकालिंगा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाईकमांड की जरूरत ही नहीं। आप ही ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। हाईकमांड को बैठने दीजिए, सुनने दीजिए, उस फैसला हाईकमांड करेगा। जो भी करेगा दोनों पक्षों को सुनेगा, जो अगर किसी को कोई इतराज है उसकी बात सुनेगा और उसके बाद फैसला हो जाएगा। एक सवाल इससे जुड़ा और है, एक विधायक ने यह सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को विधायक चुनता है, सीएलपी चुनता है, तो क्या सिद्धारमैया चुने नहीं गए थे विधायकों के द्वारा? अगर वो विधायकों के द्वारा चुने गए थे तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत कहां है? फिर तो मुख्यमंत्री हैं वो। ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल है। देखिए, हर प्रांत के अंदर असेंबली के मेंबर्स ही मुख्यमंत्री को चुनते हैं, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। बीजेपी कितनी बार अपने मुख्यमंत्रियों को बदल देती है चुनाव से पहले पहले। चुने हुए तो वो भी एमएलए से होते, लेकिन सिर्फ फायदे और नुकसान के लिए भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल देती है, और एक जगह नहीं करती है, बार बार करती है। तो इसलिए पार्टी अपनी जिम्मेदारी अदा करती है। बंगले की कहानी बहुत रोचक है भारतीय राजनीति में, चाहे दिल्ली लुटियंस के बंगले हों, चाहे फिर राज्यों में सरकारी बंगले। अब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री से हटने के बाद जो बंगला अलॉट किया गया था उसे खाली करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से कई बयान आ रहे हैं कि उस बंगले को लालू जी का परिवार या फिर राबड़ी देवी खाली नहीं करेंगी। देखिए, जो कानून है पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ हुआ कानून है, जो प्रीमिसेस एक्ट है, उसके मुताबिक, जो भी कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर से मकान में रह रहा है उसे खाली कर देना चाहिए। मुझे बिहार की पूरी मालूमात नहीं है कि वो किस हैसियत से वहाँ रह रही हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत जगह होता है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को एक मकान अलॉट किया जाता है। यूपी के अंदर इस तरीके की कानूनी प्रोविज़न मौजूद है। तो लेकिन कानून से बाहर जाकर इस तरीके का कदम पॉलिटिकल लोगों को नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में इस बात का जिक्र है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, एक समय के बाद उन्हें बंगला ना दिया जाए। देखिए, जो भी कोई कानून के मुताबिक है उस पर अमल करना चाहिए। यूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो कानून के होते हुए भी एक लंबे अरसे तक रहे अपने मकान के अंदर। दूसरा सर, ये बीएलओ का जो सुसाइड का मामला है, ये एसआईआर में वर्क प्रेशर से जुड़ा मामला है या राजनीतिक प्रेशर से जुड़ा मामला? क्योंकि अब दोनों तरह की बातें आ रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि इतने प्रेशर हैं बीएलओज पर, अलग अलग स्टेट में वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास प्रूफ है, उनके परिवार के रिकॉर्डेड बयान है। बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक दबाव ममता बनर्जी इतना डाल रही है जिस वजह से बीएलओ जो है वो प्रेशर में है। आखिरकार एसआईआर प्रोसेस के बीच लोगों की जान जा रही है। देखिए, बीएलओ का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से या इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करना चाहिए। जब भी कोई सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठता है उसके जवाब बीजेपी देती है, जिससे शक और शुबा और ज्यादा मजबूत होता है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच किस तरीके का एग्रीमेंट है। बीएलओ पे इतना दबाव है काम का, जाती तौर पे मेरी बीएलओ से बात हुई है, दिन रात वो लोग काम कर रहे हैं और इसके बावजूद वो पूरा नहीं कर सकते। क्या मैं पूछ सकता हूं बीजेपी से, इलेक्शन कमीशन से, 1 महीने के अंदर ये सारी कार्रवाई पूरा करना
आपकी क्या मजबूरी है? क्या कोई इलेक्शन आ रहा है? क्यों नहीं आप 6 महीने का टाइम दे देते? 1 महीने के अंदर बीएलओ पे दबाव डालेंगे। बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे, फॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ा लिखा आदमी फॉर्म नहीं भर सकता है, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है कि वोटर लिस्ट न बने? एक तमाशा बनाकर रख दिया है। पिछले 75 साल में कितने बार वोटर लिस्ट रिव्यू हुई है? क्या इसी तरीके से हुई है जैसे आज हो रही है? हर आदमी के घर पे जाता था, पूछता था कौन कौन है, कितनी उम्र है, कितने डेट ऑफ बर्थ है, कितने बच्चे हैं, वोटर लिस्ट बन जाती थी। अब आप जिनके 2003 में वोटर लिस्ट में नाम भी है, उसको फॉर्म भर रहा है, और वो ऐसा फॉर्म है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर ने ना बनाया होता तो खुद नहीं भर पाता। लेकिन सवाल सर ये शहराते जा रहा है कि राज्य दर राज्य वोटर लिस्ट की शुद्धि प्रक्रिया पर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती है। गौरव गोगोई जो अध्यक्ष हैं असम के, उन्होंने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो वोटर लिस्ट में बिहार और यूपी के भाजपा कार्यकर्ताओं को वोटर के तौर पर लिस्टेड कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही ये खबर है। बिहार के अंदर स्पेशल ट्रेन चलाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से वोट डालने के लिए गए हैं वो लोग। और एक आसान तरीका बीजेपी ने निकाल लिया है, जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन हो बाहर के लोगों को बुलाया जाए और उनसे वोट डलवाया जाए। ये एक तमाशा बनकर रह गया है लोकतंत्र। चूंकि भारत सरकार उनके पास है, इसलिए वो जो चाहे करते फिरेंगे। इस मुद्दे का समाधान क्या है? केरला सरकार, हाईकोर्ट ने केरला सरकार को सुनने से मना किया, कहा सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट आई केरला सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। चुनाव आयोग की तरफ से वकील ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में कि केरला में 99% एप्लीकेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं, 50% लोगों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, एसआईआर को नहीं रोका जा सकता, एसआईआर होगा केरला में। देखिए, ये तो हट धर्मी है इलेक्शन कमीशन की कि 50% भरे गए हैं और भरे जाएंगे। यूपी के बारे में मैं जानता हूँ, ये संभव ही नहीं है कि 4 तारीख तक सब लोगों के फॉर्म भर दिए जाएं, और वो फॉर्म जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्रक्रिया जानबूझ के बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जिसके चाहेगा वोट बनाएगा, जिसके चाहेगा नहीं बनाएगा। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी 4 तारीख के बाद, आप देख लीजिएगा कि यूपी के अंदर कितने लाख वोट जो हैं वो वोट बनने से, वोटर बनने से महरूम रह जाते हैं। अभी 1 हफ्ते की बात है, आपको अंदाजा हो जाएगा। और दुनिया का पहला देश हमारा बनता जा रहा है जहां आप भारतीयों से ही पूछ रहे हैं क्या तुम भारतीय हो, अगर हो तो सबूत दो। इससे बड़ा तमाशा और क्या हो सकता है? एक सर आखिरी सवाल, हालांकि सीधा ताल्लुक आपका इससे नहीं है, लेकिन चूंकि आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, आज बिहार को लेकर समीक्षा बैठक है। हम क्यों हारे, वजह क्या रही, जिम्मेदारी किसकी है? उसमें खड़गे साहब रहेंगे, हो सकता है राहुल गांधी भी रहें, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। जिम्मेदारी कैसे तय होती है, किसकी जिम्मेदारी होगी बिहार में हार होगी? देखिए, ये फैसला तो जो मीटिंग में लोग आएंगे वही करेंगे कि क्या है। लेकिन बिहार के अंदर प्रोटेस्ट भी हुआ है कुछ लोगों के खिलाफ, वहाँ पे पार्टी से लोगों को निकाला भी गया है, और ये बहुत तकलीफ की बात है, चिंता की बात है कि हम 60 सीटें लड़े और 6 सीटें जीते। इससे पूरे भारत के अंदर हमारे ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। इसकी न सिर्फ ये कि चिंता होनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तय कैसे होती है जिम्मेदारी? जिम्मेदारी इसलिए तय होगी कि जिन लोगों को संगठन बनाने की जिम्मेदारी थी उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। आपने संगठन बनाया कि नहीं बनाया? आप ऑब्जर्वर भेजिए कि संगठन है कि नहीं है, पोलिंग स्टेशन तक हमारा वर्कर है कि नहीं है। जिन लोगों ने टिकट बांटे उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपने ठीक टिकट बांटे कि नहीं बांटे? अगर टिकट ठीक नहीं बांटे तो क्यों नहीं बांटे? जब तक ये तय नहीं होगा, सिर्फ बैठ के चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस पार्टी, हम सब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे विपक्ष पे जिम्मेदारी है। इसलिए हमें इन तमाम बातों की तैयारी करनी पड़ेगी।